मॉर्निंग आप सभी को। आप सब हंसते रहा करें, अच्छा लगता है। बस बोलना नहीं है क्लास में बेवजह। तो देखिए, इंटर का कुछ टाइम बाद आप इसमें आ जाओगे। इसमें दो ग्रुप होते हैं, आपको पता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। 6 ही पेपर लग रहे हैं और अभी फाउंडेशन में 4 होते हैं, मतलब 2 ही पेपर इंक्रीज होंगे। ठीक है, कोई ज्यादा स्ट्रेस वाली बात है तो नहीं। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है देखिए, अकाउंटिंग आपकी अभी भी है, फिर क्या हो जाएगी, एडवांस अकाउंटिंग हो जाएगी। कॉर्पोरेट अंडर लॉज आपके अभी भी है, बस थोड़ा सा वास्ट सिलेबस हो जाएगा। बिल्कुल नया क्या आएगा आपके लिए, ये टैक्सेशन वाला। टैक्सेशन में पहले क्या होता था, 2 सब्जेक्ट होते थे अलग अलग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्या करा, टैक्सेशन का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट बना दिया, इसमें ही डायरेक्ट टैक्स भी डाल दिया, इसके अंदर ही इनडायरेक्ट टैक्स भी डाल दिया। फिर ग्रुप 2 में आता है कॉस्टिंग। अभी है क्या आपके? अभी नहीं होगा, ठीक है आपके, क्योंकि कॉस्टिंग का पार्ट बहुत कम आता है, कि कॉस्टिंग का डिपार्टमेंट हमारा है, मतलब सीएमए का है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कॉस्टिंग को कम कर दिया है। तो आपकी एक कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। ऑडिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ऑडिट के अंदर आपका काम हमारे कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है, तो ऑडिट वाला हो गया। और बचा क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सब सिलेबस तो आपको याद ही हो गया होगा। बस सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब सब्जेक्टिव होता है यहाँ पे, सब। अरे वो आपको अभी लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता सब्जेक्टिव, बल्कि ज्यादा इजी होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। अगर आपका गलत तो गलत और सही तो सही। सब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको स्टेप वाइज मार्किंग होती है। ठीक है, आपको पूरा नहीं आता तो आपको आधा तो आता ही ना। जैसे जैसे क्वेश्चन आया आपका, पी&एल बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर होगा और बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, तो पहले आपका पी&एल सही, ट्रेडिंग सही होना चाहिए, फिर पी&एल सही होना चाहिए, फिर बैलेंस शीट सही होनी चाहिए, फिर आपको मार्क करना होता है। अब सब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होगा, आपकी बैलेंस शीट नहीं बन रही, टाइम भी नहीं बचा, आपने ट्रेडिंग बना दिया, पी&एल बना दिया, तब भी अगर वो 15 नंबर का क्वेश्चन था, तो 10 तो आपको मिलेंगे ना। सब्जेक्टिव भी ईजी होता है, सब्जेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना हम सब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे, वो सब जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, आपकी कैपेबिलिटीज भी बढ़ती है, तो ये भी आपका हो जाएगा। चलो अपन वापस अपने इसी पे आ जाते हैं अभी तो। अच्छा, ठीक है, तो देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, कौन बताएगा 2 मिनट में हमने क्या पढ़ा है पिछले प्रीवियस 2 क्लास में, इस चैप्टर में, पब्लिक फाइनेंस में? पू- नहीं, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ, हाँ, 3 ही। हाँ, आपको 3 ही टॉपिक याद रखने इसमें से। पब्लिक फाइनेंस कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। पब्लिक फाइनेंस करने के लिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, हमें किसी भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट को 3 फंक्शन प्रमोट करने होते हैं, या 3 फंक्शंस में काम करना होता है। पहला कौन सा होता है, अलोकेटिव फंक्शन। अलोकेटिव नाम से ही पता चल रहा है क्या करना है, अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस करना है, क्योंकि कम होते हैं, तो इस तरीके से करना है किसी भी सोसाइटी को मैक्सिमम बेनिफिट रिसीव हो। फिर कौन सा था, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बताता है, हाँ, इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो किस तरीके से करना है, कि सबको बराबर बराबर चीजें मिल जाए। और अभी क्या पढ़ रहे हैं, मार्केट स्टेबलाइजेशन फंक्शन। मार्केट स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या बोलता है, इकोनॉमी को बैलेंस करके चलना है। तो ना तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना इन्फ्लेशन बहुत कम होना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, अच्छा, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, उसमें हमने इन्फ्लेशन को टारगेट किया था, उसकी रेट क्या थी, मिनिमम और मैक्सिमम। मार्केट पॉलिसी फ्रेमवर्क में इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था ना, वहां पे हमने इन्फ्लेशन टारगेट रेट पढ़ी थी। ठीक है, कितनी थी मिनिमम, बाकी बच्चे ही बताओ। 2। सुरभि मैक्सिमम कितनी थी, याद है ना सभी को, पक्का? अपन पढ़ रहे थे मार्केट स्टेबलाइजेशन में। कहाँ से पढ़ना है? अच्छा, यहाँ से। चलिए, मॉड्यूल है सभी के पास, बैग भारी तो नहीं हुआ, आ गया सभी का? चलो, क्या हो गया, मानसी एंड, ठीक है, पढ़े स्टार्ट करें। ठीक है, अब कोई बात नहीं करेगा, अब सब इधर, अब कोई बात नहीं करेगा, सब इधर देखेंगे। गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन इंटरवेंशन में भी थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल एज फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है,
इसमें क्या लिखा है गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन, लेकिन मैंने आपको ये बताया था मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई बनाता है, फिस्कल पॉलिसी कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी तब हमने एक चीज और देखी थी, जब भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है तो किससे वो सजेशन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेता है। वहां पे जब हमने पिछले चैप्टर में एमसीक्यू किया था तो वहां पे एक एमसीक्यू आया था ये कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाते समय जो आरबीआई होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर से सजेशन लेता है, फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं लेता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं होता है, फाइनेंस मिनिस्टर से नहीं लेता, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई इकोनॉमिस्ट हो सकता है, पीएम हो सकता है, या कोई दूसरा कैबिनेट सेक्रेटरी हो सकता है, इसलिए सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर वर्ड लिखा हुआ है तो आपको उसको रॉन्ग करना है। हाँ मतलब आप बढ़िया क्वेश्चन पूछते हो लेकिन मैं बता भी देती, लेकिन अभी क्या हमारा टाइम लिमिटेड है, ठीक है, तो अब बाद में बात करेंगे। गवर्नमेंट स्टेट इंटरवेंशन, मॉनेटरी पॉलिसी वर्क थ्रू कंट्रोलिंग द साइज ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल में करना इन द इकोनॉमी इन विच द टर्न वुड अफेक्ट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड प्राइस। तो देखिए हमने जो मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर पढ़े थे ना, मनी डिमांड वाले, वहां पे हमने यही चीजें पढ़ी थी, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और प्राइस, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई मार्केट को कंट्रोल करता है, उसके दो टूल्स होते हैं, याद है ना, कौन कौन से, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। मोरल सुएशन किस में आता है, क्वालिटेटिव में, ठीक है, जिसमें रेट आती है, रेट मतलब जहां पर क्वांटिटी कम होती है वहां पे वो क्वांटिटेटिव में आएगा, जहां क्वांटिटी कम नहीं होती वहां पे क्वालिटेटिव में। ओपन मार्केट ऑपरेशन किस में आता है, क्वांटिटेटिव में, क्योंकि आपने सेल करे तो मार्केट से क्वांटिटी कम हो जाएगी, मैंने वापस परचेज कर लिया तो मार्केट में क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। Fiscal policy for stabilization purpose attempt to direct the action of individual and organization by means of expenditure and taxation decision। तो इसमें देखिए ये स्टेबलाइजेशन में रीडिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने पढ़ा था टैक्सेशन के बारे में और एक्सपेंडिचर के बारे में, याद है ना आपको, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में यही पढ़ा था ना, रेवेन्यू फंक्शन होता है, एक्सपेंडिचर फंक्शन होता है। रेवेन्यू फंक्शन से क्या करती है, टैक्सेशन से पैसा अर्न करती है गवर्नमेंट, और एक्सपेंडिचर में क्या करती है, वापस लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। पर डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होता है, जिसके पास नहीं होती है उसको ज्यादा देती है, और जिसके पास होता है उससे टैक्स के थ्रू पैसा ले लेती है। We know that the government expenditure inject more money into the economy and stimulate demand. On the other hand, taxes reduce the disposable income of the people and therefore reduce effective demand. तो देखिए क्या बोला गया है, अगर मार्केट में डिमांड इंक्रीज करवानी है तो बताइए टैक्स इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स रेट डिक्रीज करेगी तो लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा खर्च करने के लिए, और जब ज्यादा पैसा बचेगा खर्च करने के लिए तो इफेक्टिव डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और बाद में इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। ड्यूरिंग रेसेशन, रेसेशन मतलब डिफ्लेशन, और वो सिचुएशन जहां पे चीजों की डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर। ड्यूरिंग रेसेशन इन ऑर्डर टू एंश्योर इनकम प्रोटेक्शन the government increase its expenditure or cut down the taxes or adopt a combination of both so that aggregate demand is kept stable or even boosted up with the more money put into the hands of the people। देखिए रेसेशन में क्या हो रहा है, आप गवर्नमेंट हो, ठीक है, आप सब खुद को गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी कमेटी होती है उसका एक पार्ट समझो, आप गवर्नमेंट हो, आपको क्या पता लगा मार्केट में रेसेशन है, रेसेशन से आप लोग क्या समझ पा रहे हो कि मार्केट में चीजों की डिमांड नहीं है, ठीक है, डिमांड नहीं है तो आपको एज अ गवर्नमेंट डिसाइड करना है कि टैक्स इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो आपको पता लग गया कि टैक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब एज ए गवर्नमेंट टैक्स तो आपने डिक्रीज कर दिया, मतलब आपने अपनी इनकम तो कम कर ली, दूसरी एक चीज आपको और करनी पड़ेगी, आपको अपना एक्सपेंड, हाँ सब्सिडी देनी पड़ेगी, सब्सिडी नहीं है, अब इसको समझते हैं एक्सपेंडिचर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स आप मार्केट में एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। रेसेशन देखिए, रेसेशन में तो आपको पता है कि डिफ्लेशन है, चीजों की प्राइस कम है, लेकिन आपको उसके पीछे और जाना पड़ेगा, क्यों कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और लोगों के पास पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट में रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो दूसरा क्या करेगा, तो टैक्स को कट डाउन कर दिया, मार्केट में एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा किसको, गवर्नमेंट को। जैसे ही मार्केट में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उस मार्केट में एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगी, बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ेगी, मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने एक्सपेंडिचर किया, जैसे मैंने बोला कि मार्केट, जैसे गवर्नमेंट कैसे करती है, बोलेगी हम कोई रोड बना रहे हैं, ठीक है, रोड बना रहे तो गवर्नमेंट खुद तो बनाती नहीं है, टेंडर देती है, लोगों को काम देती है, तो लोगों को काम देती है गवर्नमेंट, ऐसे नहीं बांटती पैसा,
एक्सपेंडिचर करने का मतलब है गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है जिससे हमारी सोसाइटी में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो, दूसरा लोगों को रोजगार भी मिले। तो रेसेशन के केस में क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो क्या करेगी, इंक्रीज, क्योंकि लोगों को रोजगार देना है, और टैक्स रेट को क्या करेगी, कम करेगी। और अडॉप्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट सो द एग्रीगेट डिमांड इज केप्ट स्टेबल और इवन बूस्टेड अप विद मोर मनी पुट इनटू द हैंड्स ऑफ द पीपल। ऑन द अदर हैंड टू कंट्रोल हाई इन्फ्लेशन। अब हाई इन्फ्लेशन में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, टैक्स रेट क्या होगी, बढ़ेगी। हाई इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट कट डाउन इट्स एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जो क्या था जैसे उसका उल्टा करेगी, वहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा करे तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कम करने पड़ेंगे, और रेजेस टैक्सेस। तो क्लियर है ये बात, लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा सोचोगे आपको एग्जाम में समझ में आएगा, सोच के करना है। इन अदर वर्ड्स एन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज अडोप्टेड। सेम वर्ड हमने वहां पे पढ़ा था, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी is adopt to alleviate recession and contractionary fiscal policies resorted for controlling high inflation। तो क्या बोला गया, एक्सपेंशनरी तो किसको बोलेंगे, जब हम रेसेशन को कम करने की कोशिश करेंगे, मतलब हम हमने फिस्कल पॉलिसी का एक्सपांशन कर रहे हैं। जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंशनरी। कि फिस्कल पॉलिसी में मेन मोटिव गवर्नमेंट का रेवेन्यू करना नहीं होता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट करना होता है, और सोसाइटी का डेवलपमेंट किससे होता है, एक्सपेंसेस इनकर्ड करने से होता है। तो एक्सपेंशनरी का मतलब क्या हो रहा है, वो फिस्कल पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रही है। और एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कौन से केस में करती है, रेसेशन में या इन्फ्लेशन में, रेसेशन में करेगी। कॉन्ट्रैक्शन वाली फिस्कल पॉलिसी कब आएगी, कॉन्ट्रैक्शन फिस्कल पॉलिसी का मतलब होगा जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करेगी, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कब करेगी, जब मार्केट में इन्फ्लेशन होगा। क्लियर है वाला टॉपिक, हमने वहां भी पढ़ा था एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या था, देखिए इसको समझिए। हाँ, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, दो टाइप की होती है देखिए, एक्सपांशनरी, एक्सपांशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, अभी हम पढ़ रहे हैं फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट का क्या पर्पस, रेवेन्यू अर्न करना होता है, नहीं करना होता, उसका होता है सोसाइटी का वेलफेयर करना। और सोसाइटी का वेलफेयर क्या, गवर्नमेंट जब ज्यादा रेवेन्यू अर्न करेगी तब होगा, नहीं, गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर करती है तब सोसाइटी का वेलफेयर होता है। तो एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, तो एक्सपेंडिचर क्या करेगी, ज्यादा करेगी, ठीक है। और एक्सपेंडिचर ज्यादा कौन से केस में करना पड़ता है, रेसेशन के केस, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शनरी कब करेगी, एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम क्यों कर रही है, कि मार्केट में ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंडिचर तो हो जाएंगे कम, और कौन से केस में होगा, इन्फ्लेशन में। अब हमें टैक्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सपांशनरी में एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है क्योंकि रेसेशन का केस बन रहा है, तो यहाँ पे टैक्स क्या होगा। तो आप तो ऐसे ध्यान रखना, एक्सपांशनरी कौन से में आती है, रेसेशन में। जब भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वैसे इतना ट्रिकी नहीं आता है आपके, तो थोड़े डायरेक्ट आते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए। जब हमारी कंट्री में रेसेशन है तो एज ए गवर्नमेंट आप कौन सी फिस्कल पॉलिसी चूज करोगे, एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी। तो आपको ये ध्यान रखना कि रेसेशन में मतलब मार्केट में लोगों के पास पैसा कम है, तो मुझे अपनी पब्लिक के पास पैसा इंक्रीज करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, एज अ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करूंगी। तो रेसेशन के केस में क्या आ जाएगी, एक्सपेंशनरी आ जाएगी। और इंक्रीज करने का दूसरा तरीका क्या है, टैक्स कम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शनरी कब आएगी, इन्फ्लेशन के केस में आएगी। इन्फ्लेशन के केस में लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, तो मुझे एक्सपेंसेस क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, और टैक्स रेट क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो आपका जो मॉड्यूल है ना, ऊपर स्पेस कहीं भी थोड़ा भी स्पेस हो तो आप ऐसे लिख लो, हाँ जहाँ पे भी नोट्स है वहां पे ऐसे लिख लो। क्या लिखोगे, इसको थोड़ा ठीक से लिखो। यहाँ पे एक्सपांशनरी में लिखो रेसेशन के केस में, और कॉन्ट्रैक्शनरी में जो पीछे आपके नोट्स दे रखे हैं वहां पे लिख लो इसको, ताकि आप एग्जाम से पहले थोड़ा सा देखोगे आपको समझ में आ जाएगा।
अगर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है तो एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा होंगे, टैक्स रेट कम होगी। और अगर कॉन्ट्रैक्शनरी है इन्फ्लेशन के केस में तो एक्सपेंसेस कम होंगे और टैक्स रेट ज़्यादा होगी। गुड मॉर्निंग सागर। क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो सागर आप? नोटेड फटाफट करो। अब यहाँ पे लिखेंगे हम साथ में मॉनेटरी पॉलिसी भी। बताओ मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे काम करेगा मार्केट? अगर मैंने इंटरेस्ट रेट कम कर दी तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी? आपको रेट्स पे नहीं जाना, आपको तो मनी सप्लाई पे जाना है। ठीक है, अगर मार्केट में रिसेशन है तो लोगों के पास पैसा नहीं है, तो आरबीआई क्या चाहेगा? मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो। तो मनी सप्लाई इंक्रीज कब होगी? जब मैं सारी रेट्स कम करूंगी, सीआरआर भी कम होगा, एसएलआर भी कम होगा, बैंक रेट भी कम होगी, रेपो रेट भी कम होगी और रिवर्स रेपो रेट भी कम होगी। जब ये सारी चीजें कम हो जाएगी तो मार्केट में मनी सप्लाई एक्सपेंड हो जाएगा, तो उसको क्या बोला हमने? एक्सपेंशनरी। तो रेसेशन में क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी में रेट्स रेट्स क्या होगी? डिक्रीज। कौन सी रेट? सीआरआर भी कम होगा, एसएलआर भी कम होगा, बैंक रेट भी कम होगी, रेपो रेट भी कम होगी और रिवर्स रेपो रेट भी कम होगी। जैसे आप कंफ्यूज किस में होते हो? आप सोच रहे हो एक्सपांशन है तो एक्सपांशन मतलब रेट का एक्सपांशन करेंगे, नहीं। मनी सप्लाई, आपका फोकस रेट पे नहीं होना चाहिए। एज आरबीआई आपको मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। तो एक्सपांशन मतलब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। और मनी सप्लाई को इंक्रीज करने का कैसे होगी रेसेशन के केस में? जब हम मनी सप्लाई इन सबको डिक्रीज कर देंगे, मनी सप्लाई विल इंक्रीज। और इन्फ्लेशन है मार्केट में, लोगों के पास ऑलरेडी पैसा बहुत ज्यादा है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएंगे और कॉन्ट्रैक्शनरी में सारी रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज। रेट्स मतलब क्वांटिटेटिव टूल और मनी सप्लाई में इनवर्स रिलेशन हो गया ना। क्वांटिटेटिव टूल्स की रेट ज्यादा तो मनी सप्लाई कम, क्वांटिटेटिव टूल्स की रेट कम तो मनी सप्लाई ज्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा? रेट्स विल बी इंक्रीज। क्लियर? नो डाउट इन एक्सपांशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। फोकस किस पे रखना है? कभी भी रेट पे नहीं रखना है। आपको ध्यान रखना है रेसेशन के केस में क्या होगी? एक्सपांशन आएगी और इन्फ्लेशन के केस में क्या आएगी? कॉन्ट्रैक्शन आएगी। आपको तो पब्लिक को सेंटर में रखना है। पब्लिक को सेंटर में रखते ही सारी चीजें आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ये पूरा हो चुका है अपना। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। द नेचर ऑफ द बजट। बजट आपको पता है क्या होता है? गवर्नमेंट जब एस्टिमेटेड आने वाले साल के लिए अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? हम बजट बोलते हैं। सरप्लस और डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? सरप्लस कब होगा? नो, हाँ प्रॉफिट और लॉस हो गया, लेकिन उसको डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलते। सरप्लस मतलब क्या हो गया? अगर मेरे इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, मतलब ये प्रॉफिट ही हुआ, लेकिन इसको ऐसे बोलते हैं, ये सरप्लस हो गया। और डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है। Surplus or deficit also is an important implication on a country's economic activity. While deficit budget are expected to stimulate economic activity, surplus budget tend to show down economic activity. देखिए यहाँ पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है। क्या बोला है? देखने में सरप्लस बढ़िया लग रहा है, लेकिन सरप्लस के लिए क्या लिखा है? सरप्लस बजट टेंड टू स्लो डाउन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और डेफिसिट को अच्छा बोला है, मतलब घाटा हो रहा है तो बढ़िया है, नुकसान हो रहा है तो बढ़िया है, अगर फायदा हो रहा है तो अच्छा नहीं है। क्या सही लिखा हुआ है ये? कैसे बताइए? हाँ मतलब सही तो लिखा हुआ है, ये बुक में लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है बिल्कुल। आप में से कोई बता सकता है कैसे? सोच के बताओ, ये आपको सिर्फ सोचना है, इकोनॉमिक्स सिर्फ सोचने पे चलती है। वेरी गुड, वेरी गुड।
क्लैप फॉर हिम। क्या नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब आप जवाब देते हो, बिल्कुल सही बोला। हो, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि जॉन मेनार्ड किन्स की एक थ्योरी चलती है कि अगर इकोनॉमी में सब लोग सेविंग करने लग जाए, सेविंग इंक्रीज हो जाए, तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है, इकोनॉमी का फॉल हो जाता है। हम लोग सब सेविंग करेंगे तो क्या करेंगे, हम खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे तो आगे जो भी चीज प्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है हम उन पे भी खर्चा नहीं कर रहे, तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू भी वही है। अगर गवर्नमेंट सारा का सारा पैसा सेव करने लग जाए, खर्च ही ना करे, तो उसकी कंट्री में डेवलपमेंट ही नहीं होगा। डेवलपमेंट नहीं होगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा। जैसे समझ लीजिए हमारी कंट्री में बहुत सारे बिजनेस पर्सन है, जिनको बिजनेस करना है, ठीक है, उनको मशीनरी की जरूरत है, वो मशीनरी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या गवर्नमेंट को सब्सिडी देने की जरूरत है। गवर्नमेंट उनको सब्सिडी भी नहीं दे रही, ना ही मशीनरी लाके दे रही है फॉरेन से। उन्होंने बोला कि एक मशीनरी अगर इंपोर्ट कर ले हम लोग हमारी कंट्री में, तो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो जाएगा। गवर्नमेंट चाहती है नहीं, अगर मैंने मशीनरी परचेज कर ली तो मेरा तो डेफिसिट हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट में चल जाऊंगा मैं, तो मेरा खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो मैं तो अपने अकाउंट्स को सरप्लस में रखूंगा, डेफिसिट में नहीं रखूंगा। तो उससे हुआ क्या, प्रोडक्शन रुक गया। ठीक है, अकाउंट्स में भले ही सरप्लस दिख रहा है लेकिन हमारा प्रोडक्शन रुक गया, तो इकोनॉमी के लिए बहुत खराब सिचुएशन है। इसका मतलब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं हो रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कब होगी, जब हम लोग खर्चा करेंगे। इसलिए जो लोग बिजनेस करते हैं ना, आप देखना बिजनेस हर कोई नहीं कर पाता, ना ही कोई सक्सेसफुल हो पाता है, क्योंकि बिजनेस करने वाला क्या सोचता है मुझे पहले साल से ही प्रॉफिट हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो आपका नुकसान ही नुकसान चलेगा, क्योंकि आपको अगर फ्यूचर में अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज करनी है ना, तो अब स्टार्टिंग में आपको घाटा करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा, मशीनरी लानी पड़ेगी। जैसे ये इंस्टीट्यूट भी, मतलब अभी तो हमें टाइम हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग में लॉस ही चलता है किसी में भी। ऐसे लॉस चल रहा था तो हम ये थोड़ा ना सोचते हम तो ब्लैक व्हाइट बोर्ड, फिर क्या होता, हम तो ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाते हुए पैनल पे तो बहुत खर्चा आ रहा है हमारा, हम कैमरा क्यों लगाए, ऐसे ही पढ़ा लेंगे, हमारा तो बहुत खर्चा आ रहा है। तो ऐसे नहीं होता है। अगर आपको ग्रो करना होता है ना फ्यूचर में, तो आपको पहले तो आपको खुद को मार्केट के स्टैंडर्ड पे लेके आना पड़ता है, और मार्केट के स्टैंडर्ड पे लाने के लिए आपका स्टार्टिंग में तो लॉस होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कोई भी इकोनॉमी या कोई भी बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटी देखिए बिजनेस से ही है। आप खुद के बिजनेस की बात करो या कंट्री के बिजनेस की बात करो, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब बिजनेस ही है। तो अगर आप प्रॉफिट पहले से देख के चलोगे तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसलिए डेफिसिट कंट्री के लिए डेफिसिट वाला अच्छा होता है। टू सम अप, इफ देर इज हाई इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट में डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये तो हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। अगर इन्फ्लेशन रेट हाई है तो क्या करेगी, टैक्स रेट इंक्रीज होगा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा। तो सेम लाइन, अच्छा वापस यही लिखा हुआ है, इफ देयर इज हाई इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट में डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रेज टैक्सेस एड और रिड्यूस द मनी सप्लाई। इफ देयर इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट द गवर्नमेंट माइट इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो अनएम्प्लॉयमेंट है मार्केट में, मतलब इसको और क्या बोल सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के केस में क्या हो सकता है, रेसेशन। ठीक है, रेसेशन के केस में अनएम्प्लॉयमेंट होता है मार्केट में, तो अनएम्प्लॉयमेंट और रेसेशन के केस में क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होगी और टैक्सेस रिड्यूस होंगे और इंक्रीज द मनी सप्लाई। क्लियर है। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए सोचना है, सोचते सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने कल एक वर्ड पढ़ा था स्टैगफ्लेशन, क्या था स्टैगफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और क्या रेट हाई हो, गुड। ठीक है, स्टैगफ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज्यादा है, याद था ना सभी को। There is often a conflict between different goals and function of budgetary policy. Effective policy designed to meet the diverse goals of government is very difficult to conceive and to implement. The challenge before any government is how to design its budgetary policy so that the pursuit of one goal does not jeopardize the other. क्या बोला गया है, देखिए ऊपर भी कल भी हमने यही पढ़ा था, सारा खेल बैलेंस का है। कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मतलब अगर गवर्नमेंट किसी भी एक फंक्शन पे, जैसे इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा है, हमारे इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। ठीक है, अब होता क्या है, एक्चुअल में होता भी यही है, गवर्नमेंट तीनों पे फोकस नहीं कर सकती एक साथ, क्योंकि हमारे पैसा बहुत लिमिटेड है। तो गवर्नमेंट जब स्टार्टिंग में जब 5 ईयर प्लान भी बनते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे रखा था, सेकंड में इंडस्ट्री पे रखा था, सर्विस पे तो आज तक इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सर्विस तो हमारा पहले से डेवलप था। तो हर बार गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस 5 ईयर प्लान में हमें मेन मोटिव किस पे रखना है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम सब पे कर ले, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। जैसे सेकंड 5 ईयर प्लान में जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस किया, तो कुछ लोगों ने बोला था कि हमको तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर रखना चाहिए।
तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एग्रीकल्चर पे फोकस रखोगे। सिर्फ एग्रीकल्चर के बेसिस पे सिर्फ भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी नहीं चल सकती। और आपको एक बात पता भी होनी चाहिए कि जो डेवलप कंट्रीज होती है उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है कौन से सेक्टर का होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। सबसे कम किसका होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर का। ठीक है, तो सिर्फ एक सेक्टर पे फोकस करके हम ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए बोला जाता है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। हाँ वही तो सेकंड, तो वही ना। नहीं नहीं, ये थोड़ा आप बोल रहे हो उसका थोड़ा अपोजिट है। आपने बोला मैन्युफैक्चरिंग पे एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। हाँ वही ना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से ही आता है ना। तो अगर देखिए एग्रीकल्चर का कैसे एग्जांपल दूं कि समझ लीजिए जो ब्रेड बनता है वो गेहूं से बनता है। ठीक है, अब गेहूं तो बहुत सारे लोग हैं जो गेहूं अफोर्ड नहीं कर पाते, गेहूं की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर पाते, वो डबल रोटी या ब्रेड से काम चलाते हैं। ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं होगी तो वो जो गेहूं है ना जो उस इंडस्ट्री में काम आता है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में बनती है, मतलब प्राइमरी सेक्टर में बनती है, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाके दूसरी चीज में कन्वर्ट होती है, उसके बाद हम उसका कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी जरूरी है और सर्विस सेक्टर भी जरूरी है। तीनों सेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट तीनों पे ध्यान नहीं दे पाती एक बार में, इसलिए हर साल एक गोल रखा जाता है इस सेक्टर को प्रमोट करेंगे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं, आप तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस कर रहे हो, मतलब आप तो है ना वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट करते हो, आप तो बिजनेस पर्सन का साथ दोगे। ठीक है, लेकिन आप पढ़े लिखे बच्चे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं आप सिर्फ हमेशा हम ऐसा नहीं बोल सकते कि है ना जो मार्जिनलाइज सोसाइटी उनका साथ है किस। हाँ हाँ, देखिए ये चीजें, इन चीजों को कंट्रोल करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ोगे ना, जैसे सबसे ज्यादा, हाँ हाँ, इकोनॉमी में हर जगह रहेगी। ठीक है, आप किसी दूसरे प्रोफेशन, देखिए प्रोफेशन में भी यही रहता है। जैसे अगर कोई है ना, जैसे मेरे को एक एग्जांपल याद आ रहा है, एक पर्सन है फॉरेस्ट सर्विसेज में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में। ठीक है, जो ये होती है ना यूपीएससी के अंदर, आपको पता है ना आईएफएस आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती है, एक फॉरेस्ट सर्विसेज है। उनकी वाइफ है इकोनॉमिक सर्विसेज में, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है। अब देखिए फॉरेस्ट वाला तो क्या बोलते हैं कि वो तो पर्यावरण एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज्यादा वैसे रहते हैं कि एनवायरनमेंट में ये नहीं होना चाहिए एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक्स वाले किस पे फोकस करते हैं? पैसों पे, इकोनॉमी पे। ठीक है, अब उन दो जब वो दो लोग बात करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है उनके जो ओपिनियन और आइडियाज होंगे उनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके आगे सोच रहे हो। तो और है ना, जो किसी भी कंट्री की या सोसाइटी की खूबसूरती है वो है ही ये डिफरेंस, डाइवर्सिटी ऑफ द माइंड या आइडियाज। अब ये बात सही है कि इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए भी काम करना चाहिए। बस होता है क्या है, जब भी बजट आता है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सेंटर एंड स्टेट फिनेंस, अगर सब एक तरह से सोचेंगे तो फिर मजा ही क्या आएगा, फिर आपकी यूनिकनेस कहाँ से बचेगी? ठीक है, तो सबकी अपनी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। इसलिए जब भी आपको कभी ये बोला जाए ना किसी डिस्कशन में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, तो आपको मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, चलो आपकी भी करवाएंगे किसी दिन। ठीक है, डिबेट बहुत काम आती है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना कैंपस प्लेसमेंट में, तो वहाँ पे पहले होता है ग्रुप डिस्कशन, मैंने भी दिए थे दो तीन। ग्रुप डिस्कशन में आपको एक वो दे देते हैं टॉपिक, करंट एरिया से अभी जो जनरली चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट इन्हीं पे चल रहा है। आपको एक पॉइंट दे देंगे, फिर आपको मौका दिया जाएगा आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, उसमें बहुत मजा आता है। उसके लिए जरूरी होता है कि आपकी खुद की कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए। आपकी खुद की आइडियोलॉजी कैसे डेवलप होती है? ऐसा नहीं आप मन से कुछ सोच रहे हो हवा हवाई बातें। आइडियोलॉजी तब डेवलप होती है जब आपने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हो, आपकी बुक्स भी पढ़ रखी हो, आपने कोई आर्टिकल पढ़ रखे हो, तब आप अपनी आइडियोलॉजी को फ्रेम कर पाते हो। लेकिन अभी तो आपका फोकस उसमें तो अभी टाइम है। ठीक है, फाइनल तक सीए कोर्स मतलब 4-5 साल में कितने मैच्योर हो जाते हो। हाँ होंगे, लेकिन आप अभी वहां तक मत जाइए, आप अभी धीरे धीरे काम करिए। अभी 4-5 साल है, आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे ना, आपके अपने आप जो आइडियोलॉजी और ओपिनियन अपने आप फ्रेम होने लग जाएंगे। ठीक है, वो अब ये चीजें कुछ अपने आप आती है। सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी पढ़ेंगे भी, एमसीक्यू में यही दे रखे। फिस्कल फेडरलिज्म, पहले तो इसको समझिए हेडिंग क्या है। देखिए क्या होता है, इनकम टैक्स की बात करते हैं या जीएसटी की बात करते हैं। एक हो गया अपना, अभी मैंने जैसे आपको सिलेबस बताया था ना, वहाँ पे दो टैक्स थे। तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू के भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, उसमें दो मेन सोर्स है, कौन कौन से? एक तो डायरेक्ट टैक्स हो गया,
और एक क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब बताइए, कभी सुना है आपने कि राजस्थान गवर्नमेंट को आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो, या जो यूपी वाले हैं या जो बिहार वाले की उस यूपी के यूपी गवर्नमेंट को टैक्स पे करो? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही नाम आता है। तो इसका मतलब हम रहते कहाँ पे भी हो, सारा पैसा कहाँ जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये तो गलत बात है। हम रहते राजस्थान में, अब गवर्नमेंट की इनकम भी टैक्स से होती है, लेकिन सारा पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चल गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या बचा? ऐसा ही इसमें भी है, जीएसटी में भी। जीएसटी में चलो थोड़ा अलग कैसे भी बताऊंगी, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में तो आपने सुना ही हो ना कि फिनेंस मिनिस्टर जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है वहीं पे आपको जाके आपको लॉग इन करना होता है, और वहां पे सारा पैसा किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो देखिए काम कैसे करता है। अभी हमने एक वर्ड देखा, फिस्कल फेडरलिज्म। फर्स्ट वर्ड ही क्या लिखा हुआ है, फिस्कल फेडरल। फिस्कल का मतलब तो आपको पता ही है, पैसों से रिलेटेड है सारी चीजें, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, ये आपने बहुत बार सुना होगा वर्ड, सुना है ना, क्या होता। देखिए फेडरलिज्म का मतलब ये होता है जब भी डिवीजन ऑफ पावर होता है, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री में गवर्नमेंट कैसे काम करती है, एक सेंट्रल लेवल पे, बाकी सारी स्टेट लेवल पे। तो इंडिया क्या है, फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का मतलब यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स है। सारी कंट्री को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, कुछ पावर स्टेट के पास ही है। और पूरे स्टेट को भी स्टेट कंट्रोल नहीं करता है, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लॉ बनाना है जस्टिस से रिलेटेड, जैसे अभी बीएनएस या क्रिमिनल लॉज बने हुए, क्या वो सिर्फ स्टेट में अप्लाई होते हैं क्या, वो पूरी कंट्री में अप्लाई होते हैं। मतलब ना तो किसी स्टेट को पूरी तरह स्टेट कंट्रोल कर रहा है, वहां भी सेंट्रल इंटरवेंशन कर सकती है, और जब सेंट्रल कोई पॉलिसी बनाती है तो स्टेट अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो फेडरल का मतलब होता है सारी पावर किसी एक कंट्री के, मतलब एक पर्सन के पास नहीं है, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। तो फिस्कल फेडरलिज्म की बात हो रही है, मतलब पैसों से रिलेटेड पावर दूसरे पर्सन को भी देनी है। अब जैसे टैक्स की बात मैं कर रही हूँ, टैक्स का सारा पैसा कहाँ जा रहा है, सेंट्रल या स्टेट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम टैक्स की बात करूँ, सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो क्या समझ लीजिए आप, मैं राजस्थान के सीएम हूँ, आप अलग अलग स्टेट के सीएम हो, क्या आपको ये पॉइंट नहीं आएगा माइंड में कि मेरी स्टेट के लोग यहाँ रहते हैं और पैसा किसको दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जबकि यहाँ पे डेवलपमेंट कौन कर रहा है, मैं यहाँ के सीएम हूँ, मैं कर रही हूँ, आप अपने स्टेट का कर रहे हो। तो क्या होता है, सारा पैसा एक बार तो जाता है सेंट्रल के पास। सेंट्रल क्या करती है, बहुत सारे पैरामीटर्स बने हुए हैं, जिसके बेसिस पे वो पैसा आने के बाद वापस स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। कौन सा पैसा, डायरेक्ट टैक्स का पैसा। समझ में आ गया। पहले हमने इनकम टैक्स किसको दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक बार तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। फिर एक अभी पढ़ेंगे आगे, एक कमीशन होता है फिनेंस कमीशन, ठीक है। फिनेंस कमीशन क्या बोलता है कि आपके पास जितना पैसा आया है वो बताता है कितना पैसा आपको कौन से स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका मतलब हो गया फिस्कल फेडरलिज्म, सारा पैसा सेंटर के पास, सेंटर फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दूसरा हमने ये तो डायरेक्ट टैक्स की बात हो गई। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, देखिए यहाँ पे तो हो गया अपना इनकम टैक्स, ये तो पूरा ही सेंटर के पास जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ी अलग चीज है, ये आप डिटेल में वहां पे पढ़ोगे इंटर में, अभी थोड़ा सा समझ लो। एक होता है आईजीएसटी, एक होता है सीजीएसटी, और एक होता है एसजीएसटी, ठीक है। आईजीएसटी और सीजीएसटी का तो सारा पैसा कहाँ जाता है, सेंटर के पास, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एसजीएसटी नहीं, अभी रुकिए, दयानंद होता है, थोड़ा सा मतलब आप में थोड़ा सब्र होना चाहिए, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैं बताऊं उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। मैं आपको डिस्करेज नहीं करी क्वेश्चन पूछना, आप पूछो, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी पूछते हो, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फिर अभी बताते हैं। देखिए आईजीएसटी और सीजीएसटी कहाँ पे जाता है, पूरा सेंटर के पास जाता है। एसजीएसटी किसके पास जाता है, स्टेट के पास जाता है। अब आपका डाउट ये होगा कि आईजीएसटी कैसे बना है, ये सीजीएसटी एसजी नहीं। देखिए दो चीजें होती है, मैं, अब समझिए आप सब ये वाले सारे लोग कहाँ रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, आप सब राजस्थान में रहते हो, ठीक है, मैं भी राजस्थान में रहती हूँ। मैं जब अपने गुड्स राजस्थान के अंदर ही सेल कर रही हूँ, ठीक है, मैं समझ लीजिए आप मैन्युफैक्चर सेक्टर के हो, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में हूँ, मैंने गेहूं उगाया अपने खेत में, आप तो उसको कंज्यूम नहीं करोगे क्योंकि आप मैन्युफैक्चर हो, आप किसी थर्ड पर्सन को कंज्यूमर को सेल करोगे। लेकिन जब मैं आपको सेल करूंगी तब भी जीएसटी लगेगा, और एज ए मैन्युफैक्चर आप डायरेक्ट कंज्यूमर को नहीं करोगे, आप भी रिटेलर को करोगे, फिर रिटेलर कंज्यूमर को करेगा। समझ लीजिए सारे ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहे हैं, राजस्थान में ही हो रहे हैं, विद इन दी स्टेट हो रहे हैं। और जब भी विद इन दी स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं तो दो टैक्स लगते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट,
इंट्रा स्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर। और जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होंगे तो जो गुड्स मैंने आपको बेचा है विद इन दी राजस्थान, उस पर 2 टैक्स लगेंगे, एक तो सीजीएसटी का पार्ट होगा, दूसरा एसजीएसटी होगा। ये समझ लीजिए 18% रेट होती है, आपको बताइए जीएसटी की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 9% तो किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 9% किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हो गया। जब विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं तो क्लियर कट डिवीजन हो जाता है किस किस चीज का, कि कौन सा सीजीएसटी है, कौन सा एसजीएसटी। आईजीएसटी कब लगेगा, इधर वाले हो गए राजस्थान के हम, आप लोग कहाँ रहते हो, एक असम में, एक सिक्किम, एक बिहार, एक यूपी, ठीक है। मैंने राजस्थान से आपको बिहार, यूपी, असम, सिक्किम में कोई चीज भेजी, तो वहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, वहां पे क्या लगेगा, आईजीएसटी, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको बोलते हैं स्टेट। तो आईजीएसटी में क्या होगा, पूरा का पूरा 18% लगेगा, ठीक है, 18% लग गया। आईजीएसटी केस में सारा पैसा किसके पास जा रहा है, सेंट्रल के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चल गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट को देगी। अब क्या हुआ, जैसे मैंने राजस्थान की थी, मैंने किसी बिहार वाले पर्सन को या यूपी के पर्सन को गुड्स सेल किया। अब बिहार यूपी वाले दोनों सोच रहे कि ट्रांजेक्शन तो हमारे बीच में हुआ, पैसा गवर्नमेंट के पास कैसे चला गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक बार तो सारा पैसा ले लेती है, और ये मिलता किसको है, जिसकी डेस्टिनेशन है, क्योंकि इसको बोलते हैं जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन किसकी थी, यहाँ से गुड्स कहाँ गया, बिहार, तो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया ना 18%, इसमें से 9% किसको जाएगा, बिहार को, और बाकी का पैसा किसके पास रहेगा, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है, ठीक है। तो फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा हुआ, पहले टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर गवर्नमेंट स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। सजेशन कौन देता है, फिनेंस कमीशन नाम का एक कमीशन होता है जो बताता है कि हर स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने टोटल रेवेन्यू से कितना पैसा स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो अब इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म में टर्म इंट्रोड्यूस बाय रिचर्ड मुरग्रेव, नाम ध्यान रखना, वैसे क्वेश्चन आया नहीं आज तक, आ सकता है। डील्स विद द डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट, देखो डिवीजन आ गया ना, डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन एंड फाइनेंशियल रिलेशन अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। Mulgrave argued that the federal or central government should be responsible for performing functions related to economic stabilization and income redistribution. तो इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन अब कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके बीच में, स्टेट के बीच में। एंड द allocation of resources should be the responsibility of the state and local government. इंडिया इज अ फेडरेशन, ये बात ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब हमारे पास कितने स्टेट है, 28, यूटी कितनी है, 8, बताया ना आपको, 8 यूनियन टेरिटरीज है और 28 स्टेट है। फंडामेंटली फेडरलिज्म इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू अकोमोडेट टू सेट ऑफ गवर्नमेंट। जैसे अभी 2 यूटी कौन सी नहीं बनी थी, थोड़े टाइम पहले 2 ही बनी थी, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर एक ही था, ठीक है, पहले स्टेट था वो, ठीक है। अब स्टेट ना होकर क्या बन गई, 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई। पहले तो 7 हुई, पहले पहले 6 ही थी, 6 थी हाँ। 2 कौन कौन सी बनी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही था, पूरा स्टेट था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, जब वो आपने सुना होगा 370 आर्टिकल और 35A, हाँ वही तो मतलब वो स्टेट था लेकिन उसके खुद का फ्लैग भी, आपको पता है कश्मीर का फ्लैग अलग था, मतलब वहाँ पे इंडियन फ्लैग यूज नहीं करते थे, उनका नेशनल एंथम भी ये वाला नहीं था जो अपन गाते जन गण मन, उनका ठीक है दूसरा था। तो बाद में जब ये दोनों आर्टिकल हटे, क्योंकि उसको बोलते स्पेशल स्टेट, पहले उसको स्पेशल स्टेट का राइट मिला हुआ था, फिर 370 और 35A को हटा दिया, तो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा उससे छीन लिया, उसको क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी। स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस होता है, स्टेट को कंट्रोल कौन करता है, वहां का सीएम, यूनियन टेरिटरी को कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट की पावर, वहां के सीएम की, यूटी में सीएम की पावर कम होगी, प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा होगी। आपको पता है इंडिया में प्रेसिडेंट को कौन कंट्रोल करता है, मतलब वैसे प्रेसिडेंट एक अलग पोस्ट है, लेकिन आपको पता है प्रेसिडेंट की जो खुद की पावर होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, वो पीएम के डायरेक्शन पे, बहुत कम। इमरजेंसी, इमरजेंसी में भी प्रेसिडेंट, वो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, पर प्रेसिडेंट का मतलब खुद प्रेसिडेंट से नहीं है, पीएम और उसकी जो वो क्या बोलते हैं उसको, कैबिनेट, ठीक है, मिनिस्ट्री होती है,
ये सुप्रीम कोर्ट के लॉज आपके है नहीं सिलेबस में। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हुए, पहले प्रेसिडेंट क्या करते थे, खुद के बिहाफ पे काम करने जाते थे। बाद में ये आया कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमने चूज किसको किया था? क्या हमने प्रेसिडेंट को चूज किया था? नहीं, हमने पीएम को चूज किया था। पीएम ने प्रेसिडेंट को चूज किया है, तो फिर हमने जिसको चूज नहीं किया वो कैसे काम करे? ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमने पीएम को चूज किया, तो काम किसको करना है? पीएम को करना है। ये अलग बात है कि हमारी कंट्री में जो भी काम होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। प्रेसिडेंट के नाम पे इसलिए क्योंकि वो एक पोजीशन है जिसको हमने बना के रख रखा है, लेकिन उस प्रेसिडेंट की खुद की कोई ज्यादा इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। किसके डायरेक्शन पे काम करते हैं? पीएम के और उसकी मिनिस्ट्री काम के। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में जिस पर्सन को चूज किया होता है उसी के पास ज्यादा पावर होती है। तो यूटी में सेंट्रल स्टेट की पावर कम होती है, सेंट्रल की पावर ज्यादा होती है। सेंटर मतलब प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा होती है, लेकिन प्रेसिडेंट किसके भी आप पे काम करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के। हम जाके आ चुके हैं लद्दाख, बर्फ ही बर्फ। अक्षय सर तो जनरली हर साल जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कश्मीर का नाम भी आप लोगों ने यही, कश्मीर भी आपने ऐसा सुना होगा, वहाँ पे ये हमले हो रहे हैं, वो हमले हो रहे हैं, वो होते हैं, ये नो डाउट वहाँ पे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे जाओगे तो आपको डर लगेगा। वो अपनी ही कंट्री का पार्ट है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता एक्चुअल में। हाँ, ये तो देखिए, जब ऐसे केस होता है तो गवर्नमेंट खुद ही वहाँ पे टूरिज्म को बंद कर देती है। लेकिन हम लोग जाके ऐसे जैसा सच में सुनने को मिलता है ना, जैसे हवा बना हुआ है कि कश्मीर में ये है, कश्मीर, ऐसा कुछ नहीं होता ज्यादातर। ठीक है, बहुत सुंदर भी, और ऐसे मतलब हमारी आर्मी जो है ना, उन्होंने उसको बना के रख भी रखा है। और आपको डरने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे हमारी आर्मी ने सब बढ़िया से संभाल रखा है। हाँ, तो यही देखिए, आप हमारी कंट्री में रह के और किसी इंडिया के एक स्टेट के बारे में ऐसा सोचते हैं। मतलब बताओ, हम कितनी खतरनाक जगह पे रहते हैं। आपको लगता है अपन खतरनाक जगह पे रहते हैं? नहीं, इतनी खतरनाक नहीं है अपनी। इराक ईरान में जाओ। क्या? चलो अभी अपन पढ़ ले थोड़ा सा, फिर आपका एक दिन डिबेट सेशन रखेंगे, उसमें अपन बहुत बातें करेंगे। इंडिया 28, देखिए बात ध्यान रखना, ऐसे एमसीक्यू आ सकता है। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। Fundamentally, federalism is an institutional arrangement of government, two set of government, one of the national level, तो फेडरेशन में क्या गए? 2 लेवल, सेंट्रल और स्टेट। अदर द रीजनल लेवल, ईच गवर्नमेंट इज ऑटोनोमस इट्स ओन स्पेयर। तो फेडरलिज्म की यही खास बात है, अपने आप में ऑटोनोमस होती है। ऐसा नहीं स्टेट में राजस्थान के सीएम को अभी तो चलो दे सकते हैं, लेकिन पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल है वहां से कोई डायरेक्शन आ रहा है और स्टेट को फॉलो ही करना पड़ेगा। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को अलग लोगों ने डेमोक्रेटिक सिस्टम से अलग से हमने उसको चूज किया है, तो उसकी पावर अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने चूज किया, तो उसकी पावर अलग है। दोनों अपने अपने एरिया में क्या है? ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब फ्री है, इट्स ऑन स्पेस। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जो भी सेशन कोर्ट्स होते हैं उनकी बात हो रही है। एस्टेब्लिश टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट ऑन इशू रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ पावर। देखिए, आपको लगता होगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो क्या है? पब्लिक के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे केसेस है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में झगड़ा चलता है। इसमें भी चलता है पैसों को लेके, हमारे पैसे नहीं दिए, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है हमारे पैसे तो हमको दिए नहीं। अब किसके पास जाए स्टेट गवर्नमेंट बेचारी? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है आप हमारे पास आ सकते हो। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, किसी भी पर्सन को कोई भी दिक्कत हो, पर्सन तो है ही है, पर्सन में कौन इंक्लूड है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंक्लूड है, स्टेट गवर्नमेंट भी इंक्लूड है। किसी को कोई भी दिक्कत हो वहां जा जाए। जैसे पानी को लेके भी झगड़े होते हैं। कौन सा? तो कहाँ गया ये केस? नहीं, हाँ नहीं, अभी वो मत बताओ। अरे वो छोटी मोटी, अरे मैं स्टेट की बात कर रही हूँ, आप नॉर्मल बात हो। अच्छा, स्टेट के राजस्थान और हरियाणा के बीच में, हाँ तो बस मैं वही बात बता रही हूँ कि 2 स्टेट के बीच में भी हो सकता है, एक सेंटर एक स्टेट के बीच में भी हो सकता है। जैसे पानी को लेके भी झगड़ा होता है। ये कौन सा मतलब, पानी को लेके तो बहुत सारे झगड़े हो चुके हैं। पानी मतलब नदी को लेके, नदी को लेके झगड़े होते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, बस यही तो। इसके अगर पंजाब वाले पानी नहीं भेजते, कौन? हरियाणा में। हाँ, तो राजस्थान कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि ये लोग हमें पानी नहीं लेने दे रहे। तो ऐसे झगड़े। कौन सा?
ऐसे कौन सा? अच्छा, ये वाला देखिए, द चैलेंज बिफोर एनी गवर्नमेंट इज हाउ टू डिजाइन इट्स बजटरी पॉलिसी सो दैट द परसुएट ऑफ वन गोल डज नॉट जियोपार्डाइज टू अदर। मतलब इसका मतलब खतरा, खतरा या नुकसान। मतलब ये बोला गया है कि गवर्नमेंट को बजट ऐसे बनाना चाहिए कि एक का तो फायदा हो रहा है, दूसरे का कुछ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो चलेगा। लेकिन आपने ऐसा बजट बना दिया जिसमें एक का फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है, ये नहीं चलेगा। दूसरी पार्टी को कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए अगर एक का फायदा भी हो रहा है तो इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेशन है और जुडिशरी, ये तीनों क्या है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इसीलिए हमारी कंट्री कौन सी कंट्री है, उसको फेडरल कंट्री बोला था। अब मत भूलना फेडरल का मतलब, क्योंकि लॉ में फेडरल वर्ड आता है हर बार, और आपको पता भी होना चाहिए कि हमारी कंट्री फेडरल कंट्री। एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एस्टैब्लिश्ड टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट टू ऑन इश्यू रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइड फॉर द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है, अभी आर्टिकल पढ़ेंगे, मतलब थोड़े बहुत ये ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि डिवीजन ऑफ पावर होगा? तो आर्टिकल 246, या तो अलग से आपके नोट्स वाला दे रखा है वहां पे इसको मेंशन करो, जो पीछे आपने नोट्स लिखे थे यहाँ पे लिखो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 246 क्या बताता है? सेंट्रल की अलग पावर है, स्टेट की अलग पावर है। आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट्स द पावर ऑफ द यूनियन एट द स्टेट बाय क्लासिफाइंग देयर पावर इनटू 3 लिस्ट। ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा, 11th-12th में आ जाता है, ठीक है। ठीक है सागर, बोतल किसकी है? आपकी? और किसी की? ये आपने पढ़ा है क्या 11th-12th में? डिवीजन ऑफ पावर कभी नहीं पढ़ा? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये पॉलिटी में भी आ जाता है। देखिए 3 लिस्ट में बनी हुई, कौन कौन सी? यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। जैसे हम पढ़े ना आर्टिकल 246 में क्या लिखा हुआ है? डिवीजन ऑफ पावर है किस किस के बीच में? आर्टिकल 246 में क्या लिखा है? डिवीजन ऑफ पावर है इंडिया सेंट्रल स्टेट के। तो डिवीजन ऑफ पावर कैसे बताया गया है? इन लिस्ट के थ्रू बताया गया है, यूनियन, स्टेट और सेंट्रल। देखिए यूनियन में क्या होगा, यूनियन लिस्ट में जो जो मैटर दे रखे हैं उस पे सारा काम करने का राइट किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। स्टेट में जो मैटर दे रखे हैं उस पे सारा काम करने का राइट किसका है? स्टेट का। और कॉन्करेंट में? कॉन्करेंट में दोनों, ठीक है। यूनियन मतलब यूनियन, स्टेट मतलब स्टेट, और कॉन्करेंट मतलब दोनों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कैसे, मैं आपको बता देती हूँ, अभी थोड़े 5 मिनट और पढ़ेंगे, आपकी क्लास में इंक्रीज करवाती हूँ थोड़ी सी, रुको। ये वाली इकोनॉमिक्स वाली डिविज, अच्छा डिवीजन, लेबर नहीं, डिवीजन ऑफ पावर इन आर्टिकल 246, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। देखिए ये रहा, दिख रहा है आप लोगों को? देखिए 3 लिस्ट दे रखी है आर्टिकल 246 के अंदर। ध्यान रखना है सेक्शन नहीं है, जो लॉ है उसके अंदर सेक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? आर्टिकल्स। आर्टिकल 256 में 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉमन। यूनियन पे जो सारे काम करेगा, मतलब यूनियन लिस्ट में सारे मैटर है, इस पे लॉ बनाने का राइट सिर्फ किसके पास है? लॉ लोन कैन यूनियन, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट में किसके पास है? ओनली स्टेट के पास। और कॉन्करेंट में किसके पास है? यूनियन स्टेट। जैसे डिफेंस हो गया, बॉर्डर वाला काम, हम तो राजस्थान में है, या राजस्थान वालों को तो फिर भी जरूरत है, जो बीच में आ गए यूपी बिहार, बिहार की भी चलो, बिहार की नेपाल के पास लगती है, नेपाल से कोई दिक्कत है नहीं हमें, तो जो बीच के स्टेट उनको तो कोई मतलब ही नहीं होगा बॉर्डर से, तो डिफेंस का काम इसलिए स्टेट के पास नहीं, किसके पास है? सेंटर के पास है। एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर, पीस, बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट, एयरवेज, पोर्ट, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कोरियन। नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। आपके वैसे है नहीं, आपको बस नॉर्मल नॉलेज पता होनी चाहिए कि कुछ मैटर ऐसे है जो बहुत क्रिटिकल है,
बैंकिंग सेक्टर हो गया, फॉरेन करेंसी हो गया, डिफेंस हो गया, रेलवेज हो गया। तो ये जिम्मेदारी हम स्टेट को नहीं दे सकते, इसलिए सेंट्रल क्या करती है, अपने पास रखती है। घर में भी तो होता है ना, सेम वही चीज़ है। कौन सी चीज़ पापा संभालेंगे, कौन सी मम्मी संभालेंगे, और कौन सा काम आपको, जैसे बिल भरने का काम दे देंगे आपको, ठीक है, लेकिन आपको बहुत बड़े काम नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप कहाँ हो अभी, इस वाली लिस्ट में, वो स्टेट लिस्ट में। और जो बड़े काम होंगे वो हमारी घर की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने पास रखेगी, ठीक है, तो वो सेंट्रल का। यूनियन में कुछ काम ऐसे होंगे जो आप मम्मी पापा के साथ मिलके कर लोगे, तो मतलब दूसरी चीजें आ जाएगी, जैसे एजुकेशन हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियंस, अडल्ट्रेशन, अडोप्शन एंड सक्सेशन, ये होता है, ये लॉ की बात हो रही है, बहुत यूनियन। क्लियर है, कोई ज़्यादा समझने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। एजुकेशन एक बहुत, पहले एजुकेशन कहाँ था, यूनियन लिस्ट, पहले था ये शायद स्टेट में था, पहले एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती थी एजुकेशन को लेके, तो स्टेट वालों को क्या काम होता है, पॉलिटिक्स की बात है ये, कि सही है फिर भी क्या नहीं, हम तो अपोज करेंगे, क्योंकि हमें तो अपोज करना है, हमें तो अपन को मीडिया में आना है। तो कोई भी चीज़ बनेगी गवर्नमेंट में अच्छी, तो स्टेट वाले उसको अपोज करने की कोशिश करेंगे, तो इसको क्या करा सबसे बढ़िया, यहाँ से हटा के यहाँ डाल दिया, अब कोई अपोज नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू आए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। बाकी का अपन अब कल पढ़ेंगे, आज जितना पढ़ा वो पढ़ के आना, वैसे आपको क्लास में याद ही होगा, ठीक है। तो हैव ए ग्रेट डे, अपन कल मिलते हैं।